स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत भारत की प्रमुख वनस्पतियों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा भारत का भूगोल अब अंतिम सांस ले रहा है। अंतिम सांस लेने का अर्थ है कि अब ये समाप्ति की ओर है और जहां तक मैं समझता हूं कि कल ये सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके पश्चात क्या होगा? उसके पश्चात हम लोग विश्व का भूगोल प्रारंभ करेंगे। मैं बार बार एक चीज पर फोकस करता हूं और वो फोकस करता हूं कि आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। और दूसरी एक बात और करना चाहूंगा मैं आपसे। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का माध्यम है, टेलीग्राम माध्यम है, और कहीं मैंने सुना भी था और आप लोगों ने भी सुना होगा कि आज की तारीख में छात्र कलेक्टर जो बनने की तैयारी करता है वो मटेरियल कलेक्टर बन जाता है। अर्थात जो मिला वो पढ़ लिया, जो मिला वो पढ़ लिया, जहां से मिला वो पढ़ लिया, और दिमाग में खिचड़ी पक जाती है। एक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, शायद दिल्ली टू चाइना थी। अक्षय कुमार उसमें जिसमें रोल किया था, उसमें कहा था कि आप सॉरी, आप एक ही चीज को बार बार कीजिए, यथार्थ उसमें आप एक्सपर्ट बन जाइए। बार बार सब नई चीज मत कीजिएगा, बल्कि एक ही चीज को कई बार कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको उस फील्ड में हराने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो, जितना है उसको कई बार रिवीजन करो, और मैं विश्वास दिलाता हूं इससे बाहर आएगा भी नहीं। बस अपनी समझ को, अपनी सोच को विस्तृत करना होगा। तो हम लोग भारत के भूगोल को खत्म कर रहे हैं, विश्व के भूगोल में प्रवेश करेंगे। और आप लोगों को मैं नोट्स बनाने की जो बार बार कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने पठन पाठन की जो क्षमता है उसको कम मत कीजिएगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूर मैं कर रहा हूं, और मेरे जैसे ना जाने कितने भाई बंधु कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुस्तकों को पढ़ने की जो आदत होनी चाहिए उसको आप समाप्त मत करो। पुस्तकें जरूर पढ़ो, नोट्स जरूर बनाओ, लिखो जरूर। यह आपके अंतर्गत एक बार करके देखिएगा, आपके अंदर व्यापक परिवर्तन लेकर आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं जितने भी है इसको मैं लिखवा के करवाता हूं, जिससे कि आप लोग नोट्स बना सकें। तो आज शुरू करते हैं, ज़्यादा हम उपदेश नहीं देंगे और हम लोग क्लास को प्रारंभ करेंगे। आज है भारत की प्रमुख वनस्पतियां, और उसका हम लोग अध्ययन करते हैं नए विषय के साथ। थोड़ा सा तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी क्लास ली जाएगी। चलिए, हम लोग बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। या इसका दूसरा नाम है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति। आर्द्र मानसूनी वनस्पति। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक को करेंगे। देखेंगे इस वनस्पति का विकास, इस वनस्पति का विकास पर्णपाती है, अर्थात ये अपने पत्तों को गिराएगी। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ये वनस्पति अपने पत्तों को क्यों गिराती है, तो देखिए, नाम है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। पर्णपाती का अर्थ है अपने पत्तों को गिराने वाली, जहां पर पतझड़ होता है। पतझड़ क्यों होगा, समझिए बात को, इसकी पीछे की जो साइंस है उसको समझिए। पत्तों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है,
और उसी के माध्यम से बाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया होती है। अर्थात जो जल पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से निकलकर वातावरण में जाता है, अब जो जल है वो निकलता किससे है? पत्तियों के रंध्रों से। और अगर पत्तियां ना होंगी तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत कम हो जाएगी, सिर्फ तने तने से होगी, क्षेत्रफल बहुत कम हो जाएगा, जिससे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। क्योंकि गर्मियों के दिनों में इन पौधों को ऑटोमेटिक ये महसूस होता है, उनको मालूम पड़ जाता है कि अब ग्रीष्म ऋतु आने वाली है, अब भूमिगत जल नीचे जाने वाला है। उसकी स्थिति में उनको पानी की रक्षा करनी होती है अपने जीवित रहने के लिए। तो क्या होता है, वो अपने पत्तियां गिरा देती हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फिर से ये देखिए जीवन को भी एक शिक्षा देता है कि जब भी आप पर कोई मुसीबत आएगी, तो मुसीबत के बाद जब आप लड़ेंगे तो आप एक नए रूप में, एक सुंदर रूप में उत्पन्न होंगे। जैसे नई पत्तियां आती हैं, उस वक्त आप पौधों को देखिए कितना सुंदर लगता है। तो अपने पानी की रक्षा करने के लिए ये पत्तियां गिर जाती हैं, पौधा अपना पत्तियों को गिरा देता है। इसलिए इसको कहा जाता है पर्णपाती वनस्पति या पर्णपाती वन। तो लिखेंगे इस वनस्पति का विकास, इस वनस्पति का विकास उन क्षेत्रों में होता है उन क्षेत्रों में होता है जहां औसत वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है, के मध्य होती है, मध्य हो। इसे पतझड़ वनस्पति भी कहते हैं। पतझड़ वनस्पति भी कहते हैं। इसे पतझड़ वनस्पति भी कहते हैं। अगर इसका वितरण देखें तो कहाँ कहाँ पर इसका वितरण है? तो इसका वितरण है पश्चिमी घाट के पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर। दूसरा है गंगा के तराई मैदान में। गंगा के तराई में, कोमा उत्तर प्रदेश, कोमा उड़ीसा, कोमा पश्चिम बंगाल, कोमा महाराष्ट्र, कोमा कर्नाटक, कोमा तमिलनाडु, आदि आदि। अगर इसकी विशेषताओं को देखें हम लोग, इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं की बात करें, ये वन
ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में आर्द्रता की कमी होने पर आर्द्रता की कमी होने पर आर्द्रता की कमी होने पर पत्तियों को गिरा देते हैं। पत्तियों को गिरा देते ताकि नमी को नष्ट होने से रोक सकें। नमी को नष्ट होने से नष्ट होने से रोक सकें। ठीक है, यही बात मैंने बताई थी आप लोगों को। ये वन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। पूर्ण होते हैं। अगर हम लोग इसमें मुख्य वृक्ष की बात करें, कौन कौन से, तो साल, सागौन, चंदन, सहतूत, महुआ, आंवला, शीशम। शीशम बहुत बढ़िया फर्नीचर बनता है शीशम का। साल का बनता है, केवाड़े बनती हैं, चौखटें बनती हैं। अगर मुख्य वृक्ष की बात करें इसके, तो साल है, सागौन है, साल हो गया, सागौन हो गया, चंदन हो गया, सहतूत हो गया, महुआ जिसको आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है, महुआ, आंवला हो गया, आंवला का होता है, आंवला हो गया, शीशम हो गया। महुआ को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष। आदि कल्प वृक्ष, इसको क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। आपके लिए, महुआ के लिए। ठीक है बेटा, तो ये इसके मुख्य वृक्ष रहे। अब लोग हम लोग बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क शुष्क मानसूनी वनस्पति की। ठीक है बेटा, तो दूसरी बात करेंगे हम लोग दूसरे प्रकार के वन की, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति। शुष्क मानसूनी वनस्पति की। ठीक है, शुष्क है यानी कि वर्षा की मात्रा कम होगी, 50 से लगभग 100 सेंटीमीटर की बीच होती है। तो ये लिखेंगे, यह वनस्पति यह वनस्पति उन क्षेत्रों में
उन क्षेत्रों में पाई जाती है, उन क्षेत्रों में पाई जाती है। ये वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है पाई जाती जहाँ औसत वर्षा जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगर हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक कौन सी वनस्पति का विस्तार पाया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक रूप से इसी वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। सर्वाधिक रूप से जो वनस्पति का विस्तार है वो इसी प्रकार की वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। याद रखिएगा, ये बार कई बार प्रश्न आता है बनकर, तो इस बात को याद रखिएगा और इस बात को लिखिएगा, नोट में लिखिएगा। तो नोट लिखेंगे हम लोग, नोट लिखेंगे। भारत में भारत में सर्वाधिक विस्तार इसी वनस्पति का पाया जाता है। इसी वनस्पति का पाया जाता है। इसी वनस्पति का पाया जाता है। अब विस्तार की बात कर लेते हैं। भैया इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? इसके विस्तार की बात करें तो पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी गुजरात, उत्तर पूर्वी गुजरात, पश्चिमी घाट, पश्चिमी के पृष्ठी छाया पृष्ठी छाया प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है वहां पर ये पाए जाते हैं। वहां ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम लोग विशेषताएं देखें, विशेषताएं, इन वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है? 6 से 9 मीटर तक होती है। वृक्षों की ऊंचाई 6 से 9 मीटर तक
6 से 9 तक होती है। लेकिन जड़ें, क्योंकि पानी की कमी है तो जड़ें लंबी होंगी, गहरी होंगी। लेकिन जड़ें जड़ें काफी गहराई तक, काफी गहराई तक पाई जाती हैं। पाई जाती, ताकि जल प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब हम लोग प्रमुख वृक्ष देखें। प्रमुख वृक्ष की बात करें, क्योंकि यहाँ पानी कम है इसलिए बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो, इसलिए छाल, इनके वृक्षों की छाल जो होती है बहुत मोटी होती है। इस प्रकार की इस प्रकार की इस प्रकार की वनस्पति वनस्पति वाले वृक्षों की छाल वृक्षों की छाल बहुत मोटी होती, बहुत मोटी होती है। बहुत एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे की बात करें, जैसे महुआ, महुआ, बबूल, पेड़, बरगद, पीपल, नीम आदि। पीपल, नीम आदि। एक वृक्ष माना पड़ता है तेंदु। एक वृक्ष होता है तेंदु। तेंदु, इस वृक्ष की जो पत्ते होते हैं उसी का उपयोग बीड़ी बनाने में तो लिखेंगे इसके पत्तों का उपयोग, इसके पत्तों का बीड़ी बनाने में किया जाता है। बीड़ी बनाने किया जाता है। इसके पत्तों का उपयोग क्या किया जाता है, बीड़ी बनाने में किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अगले वृक्ष की, और जो अगला वृक्ष है वो है मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति। तो हम लोग बात करेंगे, आपका चौथा प्रकार का होगा मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय हमारे यहाँ राजस्थान वगैरह में मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति कहाँ पर, जहाँ पर औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती। तो लिखेंगे औसत वर्षा
50 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, यहाँ वनस्पति वनस्पति छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में होती है। छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में होती है। तथा इनकी अधिकतम ऊंचाई इनकी अधिकतम ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई 6 मीटर तक होती है। तक होती है। वृक्षों की जड़ें लंबी होंगी क्योंकि पानी की आवश्यकता है उनके लिए। वृक्षों की जड़ें वृक्षों की लंबी तथा पत्तियां तथा छोटी एवं कांटेदार होती हैं। छोटी कांटेदार होती छोटी एवं कांटेदार होती हैं। ठीक है, अगर इसके प्रमुख वृक्ष की बात की जाए, प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? प्रमुख वृक्ष की बात की जाए तो प्रमुख वृक्ष में बबूल है, खेजड़ी है, खजूर है, नागफनी है, आदि। अगर इसके क्षेत्र की बात की जाए पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी गुजरात, उत्तर पश्चिमी गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी पंजाब आदि। ठीक है, अब के बाद हम बात करेंगे मैग्रोव वनस्पति की। जो ज्वारीय वनस्पति भी है, जिसको अनूप वनस्पति भी कहते हैं, जिसको मैग्रोव वनस्पति भी कहा जाता है। तो आज हम लोग उसकी बात करेंगे अब, और वो हमारी 5वीं प्रकार की होगी। उसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे पश्चिमी घाट की वनस्पतियों की और पूर्वी घाट की वनस्पतियों की। ठीक है, तो नोट कीजिएगा वो हमारे साथ आप लोग। ज्वारीय वनस्पति, ज्वारीय वनस्पति, इसको कहते हैं अनूप वनस्पति, और जिसको कहा क्रॉप वनस्पति।
वनस्पति। हम इसकी बात, इन वनस्पतियों को पृथ्वी के गुर्दे कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि किन वनस्पतियों को पृथ्वी का गुर्दा कहा जाता है। तो लिखेंगे इन वनस्पतियों को, वनस्पति को पृथ्वी का, पृथ्वी गुर्दे कहा जाता, गुर्दे कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है? ये समुद्र तट के किनारे या निम्न डेल्टाई क्षेत्रों में। तो लिखेंगे इस प्रकार की वनस्पति इस प्रकार की वनस्पति समुद्र तट एवं निम्न डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती, क्षेत्रों में पाई जाती है। इस क्षेत्र में ज्वार द्वारा लवणीय जल फैला दिया जाता है, फैला दिया जाता है जिससे दलदलीय मृदा का निर्माण होता है। दलदली मृदा का निर्माण होता है। अगर क्षेत्र की बात की जाए, कौन कौन से क्षेत्रों में है ये, तो इसके अंतर्गत गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, आदि क्षेत्रों में पाए। अगर मुख्य वृक्ष की बात की जाए, तो इसमें मैग्रोव है, सुंदरी वृक्ष है, नारियल का है, वांस है, सिनोरिटा है, फोनिक्स है, राइजोफेरा है, ये वृक्ष पाए जाते हैं। तो मैग्रोव, सुंदरी इसलिए सुंदरबन का डेल्टा कहता है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी वृक्ष की अधिकता है। सुंदरी वृक्ष, नारियल, बांस, बेत, सिनोरिटा,
फोनिक्स, राइजोफोरा, आदि। ठीक है, अब सुंदरी वृक्ष की अधिकता है, इसलिए आप लोगों को मालूम है सुंदरवन का डेल्टा कहलाता है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ठीक है, तो नोट डालेंगे। सुंदरी वन की अधिकता के कारण या सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण अधिकता के कारण गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। अगर हम लोग बात करें पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, उसको अगर हम लोग देखें तो वहां पर हम लोग दो प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं। एक आपकी उपोष्ण आर्द्र पहाड़ी वनस्पति, एक आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति जो 1500 मीटर से ऊपर की होती है, वो आपकी पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग उसी की बात करेंगे और लिखेंगे उसको। तो हम लोग पश्चिमी घाट की वनस्पतियों की बात करते हैं। पश्चिमी घाट पेज पे लेंगे। पश्चिमी घाट पर चूंकि पहाड़ है, ऊंचाई है, तो ऊंचाइयों के आधार पर इसको बांटा जा सकता है। तो पश्चिमी घाट की अगर हम लोग देखें, इसको दो कैटेगरी में बांटेंगे। लाइन थोड़ी सही कर, एक है आपकी उपोष्ण आर्द्र पहाड़ी वनस्पति, उपोष्ण आर्द्र पहाड़ी वनस्पति। दूसरी है आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति। आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति। आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ 4 से लेकर 1500 मीटर तक ऊंचाई, और ये 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई। 1500 मीटर ऊंचाई। अगर विशेषताएं लिखें तो यहाँ पर मुलायम लकड़ी वाली सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, और यहाँ पर जो 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली होती है उसको शोलास कहा जाता है। तो ये लिखेंगे मुलायम लकड़ी वाली, मुलायम लकड़ी वाली
सदाबहार वनस्पति। अगर इसके क्षेत्र देखें कहाँ कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई। इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डेमम पहाड़ियाँ। आदि। अगर हम लोग बात करें इसमें 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पतियों को पाई जाने वाली वनस्पति को पाई जाने वनस्पति को क्या कहा जाता है, सोलास, को सोलास कहा जाता सोलास कहा जाता है। इसके क्षेत्र की बात करें, इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, तो नीलगिरी, कार्डेमम इत्यादि। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने पश्चिमी घाट की वनस्पतियों के बारे में बात की। अब हम लोग कल की कक्षा में, अब मुझे लग रहा है कि ये लगभग क्लास आपके परसों तक पहुंचेगी, मतलब 2-3 क्लासें और होंगी आपकी, तब जाकर ये आपका कंप्लीट हो पाएगा। तो हम लोग अब बात करेंगे हिमालय वनस्पति की, वहाँ पर किस प्रकार से ऊंचाई के हिसाब से वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं अब हिमालय वनस्पति की। ठीक है, इसको दो भागों में बांट सकते हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। तो लिखेंगे इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, बांटा सकता है। कौन कौन से, अगर हम पहली बात करें तो पूर्वी हिमालय की बात करेंगे, या फर्स्ट कर लो इसको, पहला पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय में पहले की बात करें हम, तो एक है जो 900 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। लोगों ने इसका चित्र भी बनाया था, आपको दिखाता हूँ मैं, इसका चित्र भी बनाया था। आइएगा, ये देखिए, ये 900 मीटर तक है, फिर 1800 मीटर तक है, फिर 2750 मीटर तक है। तो ये हम लोगों ने चित्र बनाया था ऊंचाई के आधार पर। तो इसी को हम लोग अब लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे। पहला है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन। कहाँ तक है, 900 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो लिखेंगे यह वनस्पति
900 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती। इसके एग्जाम्पल देखें हम लोग तो साल है, सागवान या सागौन है, शीशम है, सवाई घास है, आदि। अगर हम उपोष्ण वनस्पति दूसरे प्रकार की बात करें तो उपोष्ण वनस्पति है। चित्र में देखिएगा आप लोगों को, कल हम लोगों ने बनवाया था उपोष्ण वनस्पति। इसमें अगर बात करें ऊंचाई की तो 900 से ले 1800 मीटर तक। अगर इसकी वनस्पति की बात करें तो ओक है और चेस्टनट है। चेस्टनट आदि है। तीसरे प्रकार की बात करेंगे हम लोग शीतोष्ण वनस्पति। शीतोष्ण वनस्पति शीतोष्ण वनस्पति ऊंचाई क्या है? 1800 से लेकर 2750। इसकी वनस्पति की बात करें तो यहाँ पाई जाती है पीपल, बर्च, मैग्नोलिया, ओक आदि। ओक आदि। ठीक है बेटा। अब हम लोग अगली बात करते हैं शीतोष्ण वनस्पति और ऊंचाई की बात करते हैं। शीतोष्ण वनस्पति। शीतोष्ण वनस्पति की ऊंचाई की बात करें अगर हम 2700 से 3600 मीटर। अगर वृक्ष की बात करें तो आएगा इसमें स्प्रूस, देवदार, चीड़ आदि। नुकीली पत्तियों वाले वृक्ष, क्योंकि वहां बर्फ पड़ेगी तो उससे वो निकलकर छन नीचे की ओर आ जाएगी। आदि नुकीली पत्तियों वाले वृक्ष। यह है शंकुधारी वनों की पेटी है। शंकुधारी वन होते हैं। यह शंकुधारी वनों की पेटी है।
ठीक है, अब हम इससे ऊपर बढ़ते हैं तो मिलेगी हमको टेगा, उससे ऊपर मिलेंगी तो टुंड्रा। जैसे चित्र में आप लोग देखिए, मैंने कल चित्र में ये बनवाया भी था, देखिए अल्पाइन, अल्पाइन टेगा, या फिर उसके ऊपर टुंड्रा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अल्पाइन वनस्पति की। अल्पाइन को मतलब टेगा। पाइन वनस्पति, टेगा वनस्पति। अगर ऊंचाई की बात करें, 3600 से लेकर 4880 मीटर तक। अगर मुख्य वृक्ष की बात करें तो यहाँ पर जूनिपर, या हम बात करें सिल्वर फर, ये पाई जाते हैं। अगर सुपर बात करें तो आएगी टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति। और ऊंचाई की बात करें तो 5000 मीटर से ऊंचाई की। 5000 से अधिक। अगर बात की जाए यहाँ कौन सी वनस्पति पाई जाती है, छोटी झाड़ियाँ, एनएफ फर्न है, काई है, छोटी झाड़ी, काई के, फर्न, काई जैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। सी वनस्पतियाँ पाई जाती। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पश्चिमी हिमालय में। ठीक है, पश्चिमी हिमालय की बात करते हैं तो पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय की अपेक्षा अधिक शुष्क है और ज़्यादा ठंडा है, इसलिए यहाँ पर लाइकेन और फर्न जैसी वनस्पतियाँ अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करेंगे पश्चिमी हिमालय तो दो लाइन लिखेंगे इसमें, पश्चिमी हिमालय की। तो लिखेंगे पूर्वी हिमालय की अपेक्षा, पूर्वी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय अपेक्षा पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी अधिक शुष्क एवं ठंडा है। शुष्क है, इसलिए इसलिए पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में लाइकेन तथा फर्न जैसी तथा फर्न जैसी
वनस्पतियां ही पाई जाती, जैसी वनस्पतियां पाई जाती। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पर ऊंचाई के आधार पर और वर्षा के आधार पर दोनों प्रकार से वनस्पतियों का वितरण पढ़ लिया। अभी हमारा ये टॉपिक, ये चैप्टर अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम बहुत सारी संस्थाएं पढ़ेंगे जिसके द्वारा वन्य जीवों का संरक्षण होता है, या कौन कौन से कानून लागू हुए थे। ये हम लोग बात करेंगे। अब रामसर साइट्स की हम लोग बात करेंगे, बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमारे यहाँ वो क्षेत्र हैं, जैसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये हम सब लोग बात करेंगे। तो अभी लगभग मैं समझता हूँ कि 2 क्लास और होगी। आज 31 हुई है, 32 33 तक ये खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग फिर आपका विश्व का भूगोल प्रारंभ करें। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा, आनंद लिया। नोट्स जरूर बनाइए, लिखिएगा जरूर, ना लिखने की आदत जरूर डालिए, क्योंकि बिना लिखे काम नहीं चलने वाला, इसलिए लिखिए जरूर। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट कक्षा में फिर से मुलाकात होती है और इससे आगे का अध्ययन करें। धन्यवाद आप सभी का।